नमस्कार दोस्तों, आज है 12वीं की बारी। 12th क्लास में जो चैप्टर हमने उठाया है वो पहला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला ही पहले उठाएंगे। तो हमने यहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का वो उठाया, जो कि कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अम्ब्रेला के अंदर ये दो चैप्टर्स आते हैं। उसमें हमने क्या क्या बातें कर ली और क्या हम बात करने वाले हैं उस पर एक नजर, क्योंकि आसपास की हो या ना हो, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी के लिए रहनी चाहिए पुरानी बातों की खबर। रख तू सबर, मिलेगा तुझे वो जो चाहिए एट द एंड, सरप्राइज। तो हम जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बात कर रहे थे, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। नजर इस बात पर कि हमने बात कर ली चार्जेस की, हमने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, कैसे एक चार्ज एक बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक एंटिटी है, जिसके बेसिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेट होता है, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो आप देखना चाहते हैं मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका बेसिस कौन है, चार्ज। मतलब और फंडामेंटल फॉर्म में जाएं तो इलेक्ट्रॉन। तो उसी के बेसिक फॉर्म को हमने पढ़ा कि भाई अगर हम एक चार्ज को जनरल एंटिटी मान के चलें, इलेक्ट्रॉन उसका एक टाइप है, एक ठीक है, ऐसे प्रोटॉन भी हो सकता है, ओके, तो इस तरीके से, या और भी कोई पार्टिकल हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी एक चार्ज हमारा बेसिस है, फंडामेंटल पार्टिकल है। उस फंडामेंटल पार्टिकल को हमने पहले जाना, उस पात्र को जब हमने उस कहानी में इंट्रोड्यूस किया तो उसके बारे में जाना कि भाई उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी जो उसके बारे में हमने जानी, कि भैया चार्ज जो होता है उसको क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन का जब आप एक्सचेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या एटम के अंदर डालेंगे जो कि पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो वहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मास भी है, मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज, निकाल देते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻³ kg, ये उसका इलेक्ट्रॉन का मास है। जब आप इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं तो इतना मास का एक्सचेंज भी हो जाता है साथ साथ। अच्छा, अब एक बात सुनिए, अपनी मर्जी से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं कि ये लो ले मतलब जेलो हो गया एक्सचेंज, ऐसा नहीं है। तो एक्सचेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो उसने कहा भैया चार्ज जो भी आप एक बॉडी पे क्रिएट करेंगे वो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में अलाउड है और किसी तरीके से नहीं। एक्सचेंज कहा मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पहले पॉइंट में बता दिया। इसमें ई एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम होती है, ठीक है भाऊ साहब। और इस वैल्यू को हमें याद रखना है, ये सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है, इसको भी याद रखिए। कॉम्पिटिटिव का सवाल इसके बेसिस पर डिस्कस करेंगे। इट विल बी वेरी इजी बट स्टिल इट्स अ बेसिस फॉर अ क्वेश्चन। और उसके बाद इससे अच्छे क्वेश्चन भी हमने किए हैं जो हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, मैं वही बातें करूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ कुछ चीजें और भी होंगी, हो सकता है, ठीक है, उसके लिए पूरा लेक्चर है, जाकर देखिएगा। तो यहां पर उसके बाद हमने ये बात किया कि भैया चार्ज का एक्सचेंज चलिए हो गया, मास हो गया, क्या टाइप होगा वो हो गया। अब चार्ज को जब हमने देखा तो हमने कहा यार चार्ज क्या वेलोसिटी की तरह फ्रेम डिपेंडेंट होता है, क्या एक्सेलरेशन की तरह फ्रेम डिपेंडेंट होता है, कि किसी फ्रेम के अंदर है, एक्सेलरेटेड है, मूव कर रहा है, कहां है वो, जैसा मास के साथ होता है कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव करने लग जाए तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, रेस्ट मास अलग होता है। तो क्या ऐसा चार्ज के साथ भी होता है? नहीं। तो हमने कहा चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ये उसकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अच्छा, अब उसके बाद हमने कहा भैया अगर कोई बॉडी को आपने चार्ज कर दिया, आपने नहीं किया किसी और ने कर दिया, एक टेबल पर रख दिया और फिर आप गए, आपने कहा चलो देखें, और देखने पे आपने कहा यार ये पॉजिटिव नेगेटिव देख के तो नहीं बता रहा है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन थोड़ी है कि देख के पता चल जाए कि ये परेशान है जीवन में, इसको समझा दें कि नहीं भैया अभी के अभी कुछ नहीं मिलेगा, लगेगा समय, और रखो सबर, सबर के साथ आसपास की रखो खबर,
लेकिन जो जरूरी हो सोसाइटी की। आप ठीक है, चलिए छोड़िए। तो यहां पर रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिस बॉडी को हमने कहा कि यार ये तो पता ही नहीं था अपने को इसका टेबल पे, ना ही कोई इसके साथ टैग अटैच करके गया कि अरे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जैसे वो शादी ब्याह में जाते हैं तो नहीं बढ़िया, या किसी बूफे वूफे में जाए तो बढ़िया सा एक लिख देता है ऐसा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर ऐसे नहीं पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे बॉडी को लाएंगे जिसके बारे में हम जानते हैं, एंड वो है चार्ज्ड। वो है चार्ज्ड। If that charged body, let's say if we know the charge of that object and we bring that particular body near another object, तो वो जो फोर्स, चलिए अभी ये सब नहीं बोलते हैं, तो वहां पर एक अट्रैक्शन या सिंपल रिपल्शन होगा। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है भैया, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव एक ही वन, हाँ, क्या करता है, अट्रैक्ट। यानी अगर रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है तो इसी से एक बात निकल के आती है कि उसका चार्ज पता कैसे करेंगे, तो पूछेंगे नहीं, दूसरी बॉडी को उसके पास लाएंगे, अगर वो शो करेगा रिपल्शन तो वो है चार्ज्ड, क्योंकि यही है श्योर टेस्ट। यही है श्योर टेस्ट। क्वालिटी और गुणवत्ता के लिए आप भले ही, अच्छा ये तो खाने का आइटम का हो गया ना, FSSAI नहीं। अगर हम एक चार्ज के बारे में पता करना चाहते हैं, उसके टाइप के बारे में पता करना चाहते हैं, चलिए टाइप छोड़ दीजिए, अभी उसका पॉइंट नहीं जाने देते हैं, सिंपल बात करते हैं कि वो चार्ज है कि नहीं ये पता करना है। वही चर्चा हुई है। तो रिपल्शन से पता चलता है, अट्रैक्शन से कतई नहीं, क्योंकि अनचार्ज्ड बॉडी के अंदर भी चार्जेस कुछ इस तरह से खेला होबे कि नेट अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। So even though the body is uncharged, but still it will be attracted if there is a possibility. तो possibility श्योर टेस्ट नहीं होता, श्योर टेस्ट है रिपल्सन। समझ गए? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? नेक्स्ट पॉइंट क्या था चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से? या इतनी बातें सफिशिएंट है आई थिंक। उसके लिए बाकी लेक्चर जो होगा आप बजा के आप मतलब देखिएगा। एक पॉइंट और याद आया हमको। हाँ, याद क्या है वो तो हम रिवाइज करवा रहे हैं भैया। हमने बोला ना कि हर बात इंपॉर्टेंट नहीं है बोलना, लेक्चर इतना प्यार से लंबा लंबा खींच के पढ़ा रहे हैं आपको, वो देखिए एक बार जाकर एकदम डेप्थ में विद एग्जांपल, न्यूमेरिकल, सब होमवर्क एंड एवरीथिंग। अच्छा, अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम जिसका दुनियादारी से अब कोई मोह लगाव नहीं रह गया, कट चुका है अब, ऐसे सिस्टम के अंदर चार्ज का जो एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज नहीं, जिसकी इच्छा सबको है, लेकिन चार्ज का जो एक्सचेंज है वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व्ड? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सिस्टम के अंदर चार्जेस का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन सिस्टम के बाहर की दुनिया में ऐसा कतई अलाउड नहीं है। बुझे हम लोग ये बात को? ठीक है। तो हाँ, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। ये था हमारा रिवीजन। क्या है ये हमारा रिवीजन? इस रिवीजन में हमने ये बात की कि भाई इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, और ये है हमारा रिवीजन 1। रिवीजन 1 का मतलब क्या है? पहला रिवीजन, पहले लेक्चर का रिवीजन, उसमें फिर प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस नहीं किया था, फ्रक्टोज हो सकता है या तो फ्रैक्चर हो सकता है, प्रैक्टिस नहीं होता प्रैक्टिस होता है, तो हमने प्रैक्टिस किया था। तो रिवीजन 1 के अंदर हमने ये सारी बातें की थी, इक्का दुक्का और हो, रिमेनिंग तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने रिवीजन 2 लगाया, सर हमने तो लेक्चर लगाया, रिवीजन 2 तो हम लगाएंगे, ओके। सुनो, तो रिवीजन 2 में भाई साहब चलिए जुखाम आदमी, तो रिवीजन 2 की बात अगर करें तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? तो हमने ये बात कर ली भैया चार्ज की प्रॉपर्टी। जैसे ही हम चार्ज के बारे में समझ गए, हमने सोचा यार चार्ज के बारे में तो हम समझ गए, ठीक है। चार्ज का एग्जिस्टेंस भी आपने बताया था, एम्बर एम्बर करके कुछ, अंबर सरिया, मतलब वो सब नहीं, एम्बर मटीरियल, ठीक है। तो एम्बर एक तो मटीरियल था, वो ग्रीस वीस का कहानी आपको एक छोटा सुनाए थे, उसमें कि चार्ज के बारे में कैसा पता चला, पहले इलेक्ट्रो जो है अपने उनके बारे में। तो रिवीजन 2 में हमने थोड़ा बहुत ये बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हमने सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था चार्जिंग मेथड।
और चार्जिंग मेथड में हमने कहा सबसे पहला है भैया रगड़ना यानी फ्रिक्शन, और दूसरा है हमारे पास कंडक्शन यानी फिजिकल पाथवे दे देना दो बॉडीज के बीच में या टच करा देना, और तीसरा है हमारे पास इंडक्शन यानी दूर से देख के ऐसे चिढ़ाते रहना, मैं चार्ज हूं मैं चार्ज हूं, तो तुम भी होगे हाँ, तो बॉडी बोलेगी ठीक है। कैसे भाई, पहले वाले केस में आप दो ऑब्जेक्ट को रगड़िए, रगड़ने से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब आप रगड़न होगी तो एक गर्मी पैदा होगी, उस गर्मी से इलेक्ट्रॉन का होगा एक्सचेंज फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेसिस। अबे केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच में डिफरेंस होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन बोलेगा जाओ जाओ, कोई बोलेगा आओ आओ, तो वो जो डिफरेंस है उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, एक पे पॉजिटिव मान लीजिए आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया। वो बालों पे कंघी को रगड़ेंगे तो कंघी जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, पेपर के पास लाते हैं तो ऑपोजिट वाले चार्जेस पास आ जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा है मिलन, और दूसरे वाले कहते हैं भगबे मैं जा रहा हूं दूर, वो भाग जाते हैं दूर। तो इस पर्टिकुलर में एक नेट अट्रैक्शन पैदा हो जाता है उस सिस्टम की तरफ जो उसे खींचने लगता है। और यहां पर फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो इससे ये जो पैदा हुआ चार्ज बॉडी हो गई, ऑपोजिटली चार्ज बॉडी क्रिएट हो चुकी है और यहां पर एक फोर्स पैदा हो जाएगी। ठीक है, एक फोर्स यहां पर पैदा होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन। हाँ, तो कंडक्शन में क्या है, देखिए कंडक्शन के अंदर दो ठो ऑब्जेक्ट है, एक यहां पर है और एक मान लीजिए एक यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा वाला अनचार्ज था, इसके पास में लाए, ये बोला अरे तू पॉजिटिव है मैं भी हो जाऊंगा पॉजिटिव, क्योंकि इतना पास जब ले आइएगा तो एक दूसरे की पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा ठीक है, यहां नेगेटिव होता तो यहां नेगेटिव आ जाता, यानी जैसी बॉडी लाएंगे वैसा वो बिहेव करेगी, लेकिन यहां पर एक फिजिकल पाथवे देना जरूरी है। फिजिकल पाथवे, देखिए भैया रिवीजन ज्यादा टाइम भी ना चल जाए, है ना, वो भी देखना पड़ता है, हर चीज हम ही देख रहे हैं, तो चलिए तो फिजिकल पाथवे दे देंगे यहां पर कंडक्शन में, तो इस तरह के चार्ज क्रिएट हो जाता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर दो सेम तरह के ऑब्जेक्ट को आप टच करावें, दो सेम तरह के ऑब्जेक्ट को अगर आप टच करावें, सेम एकदम आइडेंटिकल, कल नहीं, कल तो हमने वो पढ़ा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल बॉडी अगर है, तो यहां पर अगर इस पे क्यू था पहले और इस पे था 0, तो अब बाद में इन पे जो चार्ज आ जाएंगे, द चार्जेस विच विल बी क्रिएटेड इज q प्लस 0/2, यानी इस पे आएगा q/2 और इस पे भी आ जाएगा q/2। ये है भाई चार्ज, दिस चार्ज विल बी क्रिएटेड q/2 आधा आधा, ये हम देखेंगे, इसको समझेंगे भी हम, चिंता मत करिएगा उसका बिल्कुल। फिर हमने इंडक्शन पढ़ा, इंडक्शन में हमने एक चीज पढ़ी जिसको हमने कहा भैया अर्थिंग, और इंडक्शन का मतलब क्या है, आप फिजिकल पाथवे नहीं देंगे, टच नहीं कराएंगे, सिर्फ एक अनचार्ज बॉडी के पास एक रॉड को लाकर रख देंगे और उसकी वजह से अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो इसके पास सारे के सारे नेगेटिव इकट्ठा हो जाएंगे, पॉजिटिव दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा देखो अब तुमको हम एक रास्ता दे रहे हैं, आखिरी रास्ता है, और जैसे ही धरती से हमने उसे किया कनेक्ट, वो डाउन टू अर्थ थे और वो डाउन टू अर्थ निकल लिए, और जैसे ही उनका निकलन हो गया, निकलन से यहां ये पॉजिटिव जा चुके, बाद में जो बॉडी थी इसको हटा लिया, हमने कहा ओहो अब जाते हैं, धोखा दे दिया। तो इस रॉड ने जब इसे धोखा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर फैल गया, क्योंकि जैसे ही जगह ज्यादा मिलती है तो इंसान की फितरत है फैल जाना, तो चार्ज क्यों नहीं, तो नेगेटिव चार्ज जो है पूरा बॉडी में ऐसे पसर गया, जाकर यूनिफॉर्मली पसर गया। ये है आपका इंडक्शन, ये था रिवीजन 2। और एक मिनट, हाँ, ये हमारे रिवीजन 2 है। इस रिवीजन 2 में हमने बात की कि हमने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, जहां पे हमने चार्जिंग मेथड के बारे में पढ़ा, ये जाना कि कैसे प्लेन के अंदर जब वो उसका टायर रगड़ता है धरती से, या पेट्रोल भराने वाली जो गाड़ी होती है उसके अंदर एक चेन बाहर क्यों लटक रही होती है पीछे की तरफ, या कहीं केमिकल हैंडलिंग कंपनी हो या ऐसा जो फ्लेमेबल मटेरियल के साथ हैंडल कर रही हो, वहां पर क्यों एक चेन लगाते हैं, या कंटेनर्स जो होते हैं जिसमें डीलिंग हो रहा होता है वहां पर एक लोहे की तार लगाते हैं, इन सब का क्या मतलब है, पर्पस क्या है, ये सब हमने समझा। जब हम गाड़ी से उतरते हैं तो गाड़ी के बॉडी को जब छूते हैं तो हमारे उतरने से जो मतलब मैं जहां बैठा हूं वहां एक रगड़न होगी, उस रगड़न से पैदा होगा चार्ज, और वो जब हम बाहर जाते हैं और छूते हैं उसको तो हमको हल्का सा झटका लगता है, वो झटका हमें महसूस कराता है कि चार्ज था, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये सब हमने डिस्कस किया था, ये खाली उसका एक क्विक रिवीजन है जिसको हम कहेंगे रिवीजन 2। सुन रहा है ना तू, कि हम इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप।
क्यों इलेक्ट्रोस्कोप, ये है अब शुरू कर रहे हैं हम आज का लेक्चर। ये था अब तक का रिवीजन, सो दैट देयर इज अ कनेक्शन। एंड फिजिक्स में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मतलब हैव अ सक्सेस इन दिस सब्जेक्ट। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपके मार्क्स बढ़े, अगर ये चीजें आप चाहते हैं तो फिजिक्स में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक, पुराना पढ़ा हुआ साथ लेकर चलना, दूसरा, आने वाले को उस पॉइंट से कनेक्ट करना। जितना जल्दी आप पुराना पढ़ा हुआ आगे आने वाले को कनेक्ट करते चलेंगे, आप हमेशा, जैसे अगर मैं कंटेंट भी सॉल्व कर रहा हूं तो भले 8 चैप्टर आगे आ चुका हूं, 10 चैप्टर आगे आ चुका हूं, 20 चैप्टर आगे आ चुका हूं, कुछ भी हो, पिछला कोई भी एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, 7 चैप्टर के इक्का दुक्का सवाल रैंडमली लगाते रहना इज कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स इन बैकवर्ड टू फॉर्म अ सीक्वेंशियल स्टोरी which makes us understand the crux of the subject। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप की। क्यों इलेक्ट्रोस्कोप सीधा मैंने उठाया इस पॉइंट के बाद, ये एनसीईआरटी की फिगर्स हैं, ठीक है, फिगर्स इन द सेंस जो उन्होंने मतलब वहां पर समझाने की कोशिश की, तो उसी को हम रेफरेंस में लेते हैं और बात करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप की। स्पेलिंग देख रहे थे हम, ठीक है। चलिए, तो अब तक आई थिंक 12-15 मिनट का रिवीजन था। तो 12-15 मिनट का जो रिवीजन है उसको आप चाहे स्किप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने पूरा जो इससे पहले की सारी बातें अगर देख चुके हैं, कनेक्टेड हैं, इफ यू नो देम, वेल एंड गुड। नहीं तो हम इलेक्ट्रोस्कोप उठाएंगे क्या, रख देते हैं टेबल पर और फिर इसको यूज करते हैं। सर क्या है इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप, हमने पहले चार्ज को समझा, चार्ज की प्रॉपर्टी को समझा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट वी सॉ चार्ज करते कैसे हैं, और जब चार्ज कर दिया और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर दिया तो अब रखकर भूल गए कि ये कौन सा है, वो कौन सा है, चार्ज वाले कौन से हैं, अनचार्ज वाले कौन से हैं, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें बहुत खुजली है और ये बीटेक से नहीं जाती, इसके लिए जरूरी है इलेक्ट्रोस्कोप का होना। इलेक्ट्रोस्कोप इज दैट डिवाइस which tells us the presence of charge। ये बता देता है कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज है या नहीं है, ये बता देता है। ये डिवाइस है, यही इसका टारगेट है, यही इसकी नियति है। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर हम कैसे पता करेंगे चार्ज को? उसके लिए अगर मैं आपके साथ ये सारी बातें नहीं करता, हाँ हम इलेक्ट्रोस्कोप को अर्थ नहीं कर रहे हैं, आप उसकी चिंता मत करिए, कभी कभी केसिंग को भी कर देते हैं कभी कभी केसिंग को भी कर देते हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। अभी आप एकदम सिंपल तरीके से इस डिवाइस को समझिएगा, बहुत ही बेसिक डिवाइस है, अब तक रिवीजन था तो अब थोड़ा हौले हौले बात होगी क्योंकि नया चर्चा है। किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज को पता करने का तरीका क्या होगा? तो यहां पर इंडक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर कंडक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम पे, हम किस तरीके से जानना चाहते हैं। आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द वर्डिंग्स, द टर्म्स, द थिंग्स व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी। आई एम हैविंग अ जनरल डिस्कशन, द पॉसिबिलिटीज दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ दिस डिवाइस। आज का मेन फोकस है इस टॉपिक को शुरू करना, कूलम्ब्स लॉ, और आपके साथ कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करके, ये तो बेसिक चीज है, बहुत ही कोई ज्यादा इसमें नहीं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देना और बीच में सारी इंपॉर्टेंट बातें पैरामीटर वाइज डिस्कस करना, ये आज का फोकस है। उसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस होगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली क्या इंपॉर्टेंस होगा, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली क्या इंपॉर्टेंस होगा, वो आपको अभी हौले हौले पता चलेगा। तो यहां इलेक्ट्रोस्कोप और प्रेजेंस ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। मेटल नॉब मतलब एक डिवाइस जिसका पर्पस है यहां पर प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चलिए अब एकदम ध्यान से देखिएगा भैया जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर एक पर्टिकुलर ये अपैरेटस है, आपको कहां दिख रहा होगा, हम उसको भी आपको दर्शाने की कोशिश करबे। ये देखिए, इस बात पर अभी फोकस करिए, इस फिगर। यहां आप नोटिस करिए एक पूरा अपैरेटस है जिसके अंदर गोल्ड की पत्तियां हैं, लीव्स है, और एक ग्लास विंडो है
क्योंकि मजा आता है हमको देखने में, तो हम देख रहे हैं, वाह। तो अब यहां एक रबर कनेक्ट करके उस पूरे अपैरेटस से एक आपको रॉड जैसी मेटल रॉड जो होगी वो बाहर जाती हुई दिख रही होगी। ये रही मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है जो बाहर जाती हुई आपको दिख रही होगी। उससे एक मेटल नॉब है, सर्कुलर टाइप का एक तो ऐसा नॉब जो है वो वहां पर, ठीक है। अगर एनसीईआरटी को देखें तो ये अपैरेटस, ठीक है, घर पे भी बनाया जा सकता है, बताता हूं अभी थोड़ी देर में अगर आपकी इच्छा हो तो, बाकी मैं जल्दी से बोल दूंगा उस पॉइंट को। तो यहां मेटल नॉब है, एक तो नॉब ऐसा ऊपर पर्दे के बार में नहीं, एंड पे देखा होगा ऐसा एक तो गोला होता है पर्दा रोकने के लिए, नहीं आपने खींचा और वो साथ आ गया रोज तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर उसी डंडे से उस पर्दे वाले को, मतलब जिसने ये लगाया है उसको, ठीक है। तो मेटल नॉब जो है वहां पर है और रबर से होता हुआ वो उस पूरे सेटअप से लटक कर अंदर गोल्ड की पत्तियां हैं। अब ये जो गोल्ड की पत्तियां हैं, गोल्ड है भैया मेलिएबल। अब उसको एकदम ऐसा वो नहीं, वो मिठाई के ऊपर आपने देखा है एकदम ऐसे गोल्ड की परत लगाते हैं, वैसे गोल्ड का तो बहुत रेयर है, सिल्वर का परत देखा होगा जब कहीं मान लीजिए आपने देखा हो गलती से, तो मिठाई बन गई अगर तो उसके ऊपर सिल्वर की एक परत होती है, वो ऐसे रख देते हैं बस, ठीक है। वो आप उसको उठा के ऐसे फूंक मारेंगे ना तो वो ऐसा ऐसा मस्त लहराता है, ऐसा ऐसा। तो वो जो लहरावन है वो इसीलिए है क्योंकि उसको उस तरह से शीट में, पतली सी शीट में अपने खींच सकते हैं, इससे खींच सकते हैं। अच्छा, अब जो गोल्ड की लीव वो कोने में, मतलब कोने में कह रहा, वो जो रॉड से लटक रही है नीचे पत्तियां, उन पत्तियों के हलचल से ही पता चलता है बॉडी पे चार्ज है या नहीं। तो पहला एम प्रेजेंस ऑफ चार्ज है। फिर टाइप ऑफ चार्ज कैसे सोचते हैं वो मैं एक हिंट दूंगा और उतने पे छोड़ दूंगा। अगर आपको लगेगा कि उसके बारे में बात करनी है तो बोलिएगा, जरूर आई विल टेक दैट डिस्कशन। 2-5 मिनट का डिस्कशन अलग वीडियो बना के जब मन करेगा लाइव जाकर डाल देंगे। आप बोलिए, बस एक बार बोलिए तो ठीक है। इट्स लाइक हाउ मच यू वांट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप जितने की इच्छा रखेंगे उतना काम आएगा। आप काम करेंगे, कमेंट हमें आएंगे, पता चलेगा आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, डाउट्स डिस्कशन होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट होगी, लाइव जा जाकर आप देखिए तो बंदा तत्पर, तैयार, परस्पर। तो यहां इलेक्ट्रोस्कोप से पता करना है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब इतना बड़ा डब्बा लेके टाइम पास करिएगा क्या? तो इसके बाजू में एक तो फिगर यहां पे आपको दिखेगा, इसके बाजू में ये वाला, इस पे नजर गड़ाइए, गड़ा के एकदम तोड़ दीजिए स्क्रीन, इतना ध्यान से देखिए। यहां पर आपको दिखेगा एक तो सिंपल सा जो ये बाटल है, ठीक है, ये गोल्ड लीफ का ये मतलब ले लिए हैं। एक तो रबर कार्क है यहां लगा दिए हैं, उसी से एक ये रॉड है जो पास होती हुई नीचे, ये गोल्ड की पत्तियां हैं। अब गोल्ड की पत्तियां पहले दोनों ऐसे एकदम हाथ मिलाकर ऐसे थी। जैसे ही इनमें कुछ हलचल होगी, जैसे ही इनमें कुछ हलचल होगी, ये बताएंगी चार्ज के बारे में। और हलचल में ध्यान दीजिएगा, हलचल में करेगा ये रिपल्शन। कैसे? अरे सर रिपल्शन श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज है क्या? अच्छा, तो यहां कैसे कनेक्ट हो रहा है? थोड़ा हल्का सा कनेक्ट कर दीजिए, नॉट अ वेरी बिग थिंग, नॉट अ वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट, बट सिंपल थिंग कि भाई आपने क्या करना है, ये है हमारे पास वो बॉडी जिसके बारे में हमें नहीं पता कि ये कैसी है। पता है? नहीं पता कि ये कैसी है। अब यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? चलिए छोड़िए पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्ज है कि अनचार्ज है ये कैसे पता चलेगा? तो चार्ज अनचार्ज होने पे मान लीजिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से दैट दिस पर्टिकुलर रॉड, ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दैट मींस कि जैसे ही हम इस मेटल नॉब के साथ, ये जो मेटल नॉब है ऊपर जो गोला है, ई गोला के साथ जब इस रॉड को, उस बॉडी को टच कराएंगे तो भैया इस पे थे पॉजिटिव चार्ज। उनने कहा कि हम इस रॉड पर थे तो हमें बड़ा भीड़ लग रहा था, बड़ा ही ऐसा घुसुर घुसुर के हमें बैठना पड़ रहा था, मजा नहीं आया, तो हमें चाहिए जिंदगी जीने के लिए जगह। तो नॉब ने कहा, जैसे ही नॉब से टच कराया तो उसने जगह दे दी, बोले जाओ जाओ। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव, थोड़े मतलब सारे के तो नहीं, थोड़े थोड़े कूद के
बोले हम जा रहे हैं, बाय। अब ये गए पॉजिटिव, तो ये इस रॉड से होते हुए गए गोल्ड की पत्तियों पर। अब जैसे ही ये पॉजिटिव गोल्ड की पत्तियों पर पहुंचा तो दोनों पत्तियां हो गई पॉजिटिव, और जब दोनों पत्तियां पॉजिटिव हो जाती हैं तो पति जब ठीक मतलब दोनों पत्तियां ठीक, वापस आते हैं, तो दोनों पत्तियां जब पॉजिटिव हो गई तो अब सर पॉजिटिव पॉजिटिव तो करेंगे रिपेल, और इस रिपल्शन से पत्तियों में हुआ डाइवर्जेंस। क्या हुआ? डाइवर्जेंस। इस डाइवर्जेंस को इंडिकेटर मान रहे हैं अमाउंट ऑफ चार्ज का। मतलब अगर ज्यादा चार्ज है तो गोल्ड की पत्तियां ज्यादा लहरा रही होंगी, बड़े डाइवर्जेंस एंगल पर होंगी। गोल्ड लीव्स पे ऊपर लिख दिए, चलिए ठीक, गोल्ड लीव्स। अगर ये वाला डाइवर्जेंस एंगल ज्यादा है या ये वाला डाइवर्जेंस एंगल कम है, उससे हमें कहीं ना कहीं चार्ज के मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा कम उसके बारे में एक ठो आइडिया लग जाएगा कि अगर ज्यादा डाइवर्जेंस है इसका मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और अगर कम डाइवर्जेंस है इसका मतलब कम है। तो कहीं ना कहीं इट बिहेव्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंस ऑफ दोस। बट उन हरकत से क्या पता चला? उस हरकत से वैसे उस इंसान के बारे में तो जो पता चलना होता हो नहीं पता चल रहा, छोड़िए, तेल लेने जाए। बात करें इसके डाइवर्जेंस से क्या पता चल रहा है, इस हलचल से, इस बावलत्व से क्या पता चल रहा है? नया शब्द है कि भैया हम जो बॉडी लाए हैं वो चार्ज्ड है, ये हमें पता चल रहा है। दिस वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट द रिपल्शन, दैट हरकत व्हेन शोन। और ऑब्वियस ही बात है, इसको एक अंदर इस तरह के हमने एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, कंटेनर में क्यों रखा है भैया? इसके अंदर क्यों रखा है? रीजन बीइंग हवा चली और ये कांप गया तो हम तो मान लेंगे हर बॉडी चार्ज है, तो उसको आइसोलेट करना पड़ेगा ना बाहरी दुनिया से, उस एयर के मॉलिक्यूल से, जिससे उसका हलचल शायद कम हो जाए। वैक्यूम क्रिएट कर दो और बढ़िया है, उसको कौन सा सांस लेना है, उसको तो बस चार्ज होने पे हलचल दिखाना है, आयो कि नहीं आयो। तो इससे क्या पता चल गया? प्रेजेंस ऑफ चार्ज। सर क्या हम इससे पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी पता कर सकते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज है भैया, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी पता कर सकते हैं? बताइए भाई, क्या हम यह पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है? क्या हम ये पता कर पाएंगे पोलैरिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इसको सोचना और इसको सोचकर बताना, सिर्फ यस और नो। अभी ये सिर्फ इतना सफिशिएंट हो, इतना ही सफिशिएंट होगा यहां पर कि आप सिर्फ यस और नो बता दें। बट हम इसका डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन योर एंट्री, योर इनपुट, ठीक है, कि ऐसा होगा कि नहीं। और उसके डिस्कशन पॉइंट्स अगर आपको चाहिए तो आप यस और नो में पहले जवाब दीजिए, जरूर आपके पास वो पहुंच जाएगा किसी ना किसी तरीके से। आप बस जवाब दीजिए, ठीक है, चाहे डीएम में भेज दीजिए, चाहे कमेंट में लिख दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे एक बार लिखिए। विल स्टार्ट दैट प्रोसेस। ओके, तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या इलेक्ट्रोस्कोप से पता चल पाएगा? ये पता करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, भैया ये कैसे बताएं? अगर हम नेगेटिव चार्ज लाए होते इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर, मान लीजिए हम नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी लाए होते, तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी अगर लेके आते लेट्स से, तो यहां पर नेगेटिव है, गोल्ड लीफ पर भी नेगेटिव आते, अरे तब भी होता तो रिपल्शन ही, तो होता तो डाइवर्जेंस ही। तो क्या हम टाइप ऑफ चार्ज पता कर पाएंगे? इसके बारे में एक बार सोचिएगा। चलिए, अरे अब हम बात शुरू करेंगे कूलम्स लॉ की। इलेक्ट्रोस्कोप वैसे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैं नहीं मानता कि इंपॉर्टेंट रख रहे हैं। अरे लाइट का हो गया भैया, हमारा पैर लग गया था, और पैर लगना सही नहीं है क्योंकि रोशनी है, और रोशनी तो अगर जीवन से चली जाएगी तो अंधकार हो गया था। मत जा। क्यों ऐसा हुआ?
क्या मेरा पैर उस स्विच से नाराज है? नहीं, गलती से, गलती ही थी, ब्लंडर नहीं, उस गलती से वो स्विच बाहर निकल गया। और बाहर निकलने से वो जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, वो जो भागते हुए इलेक्ट्रॉन उस लाइट को मिल रहे थे, उसे मिलना बंद हो गया। और जैसे ही इसे मिलना बंद हो जाता है तो ये उदास हो जाता है, और उदासी में अंधकार पैदा करता है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। विल डिस्कस दैट व्हेन द टाइम कम्स। तो अभी बात करेंगे कूलम्स लॉ की। चलिए कर लो, बकैती कर लो, तुम बात मत करो, ठीक, चलो ठीक ठीक, सॉरी। तो अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। रिवीजन हो गया, इलेक्ट्रोस्कोप पर एक छोटी सी चर्चा हो गई, और अब बात करेंगे कूलम्स लॉ की। और एक सवाल है आपके लिए सोचने के लिए, सोचिएगा जरूर, क्योंकि सोचने से ही चक्षु। तो कूलम्स लॉ, अब कूलम्स लॉ आप तब पढ़ रहे हैं जब आप 12th में हैं, ऑब्वियसली। तो 12th क्लास के अंदर हम ग्रेविटेशन पढ़ के आए होंगे। वी मस्ट हैव सीन ग्रेविटेशन। वैसे उसके बिना यहां तक कैसे, बट वहां हमने ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इज द बेसिस, जो आप समझ लीजिए वहां की सारी बातें, नॉट डायरेक्टली, विथ सम चेंजेस, विथ फ्यू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, विथ सिमिलैरिटी, ठीक है, कुछ ना कुछ रेफरेंस कह लीजिए ले लेंगे, एनालॉजी ले लेंगे, एनालॉजी जो भी आप बोलते हो, पता नहीं अपने को। तो ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, इट्स, आई थिंक इट्स इन चॉइस, ओके। उसी से थोड़ा सा कूलम्स लॉ या जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें अब शुरू होंगी, बिकॉज अब हम जा रहे हैं चैप्टर के अंदर। तो इससे पहले हम क्या बाहर बैठे थे? नहीं, हम तब भी अंदर ही थे, बट दैट वाज द इंट्रोडक्शन बेसिस। जब तक वो थोड़ा मोटा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बता दो, चार्ज बता दो, रिपल्सन, अट्रैक्शन, इंडक्शन, अर्थिंग, कंडक्टर, अब ये सब बातें कैसे ऐसे आऊं तुम्हारे सामने आऊं, अभी जैसे बोला ना वैसे एक एक शब्द बोल दूं, फिर बोलूं चलो बेटा कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, ऐसा होता है क्या? अरे 11वीं में बहुत सारी बातें इकट्ठा की थी, कूलम्स लॉ में आने पहले वो सारी बातें जब तक नहीं पता होंगी तो क्या लगता है सीधा कूलम्स लॉ पे कूद जाइएगा? इसीलिए कहा कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। पिछले टॉपिक्स का आने वाले टॉपिक से जब तक कनेक्शन नहीं होगा, और आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी कोई सवाल अगर लगाना है, लगा दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी का नाम है, लगा दो और मचा दो। बात करेंगे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ एक सिंपल सा लॉ है, और यही बनेगा बेसिस फॉर गॉस लॉ, जो इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है। मतलब हम कूलम्स लॉ के बारे में जब चर्चा शुरू कर रहे हैं तो ये है हमारे लिए एक फंडामेंटल बेसिस, जहां हम गॉस लॉ की बात करेंगे। ठीक, इतना दूर चले गए कि फ्रेम से बाहर आ गए, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब जाएंगे, ठीक, मैंने ग्रेविटेशन इसलिए मतलब लिखा ना था कि आपके दिमाग के में कहीं एक कोना होगा जहां ग्रेविटेशन हल्का सा ऐसा, वाह, तो वो शायद वो मतलब एक चमके, वो चमक ही चाहिए बस अपने को। चलिए थोड़ा सेटल हो जाए, है ना, वो नहीं ऑटो जैसे बहुत देर तक चलाते रहते, सेटल होते रहते हैं, ठीक है, बट मजा बड़ा आता है भैया ऑटो में घूमने में, ऐसे कहीं नए शहर में नई जगह जाकर बहुत मजा आता है। चलिए, तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये भी। अब कूलम्स लॉ के अंदर हम बात करेंगे किसकी? तो हमने कहा एक छोटा सा स्पीयर लाओ, छोटा सा। मैं पॉइंट भी बना सकता था एक मतलब मेरे को क्या समझाना है वो देखिएगा, ये कहानी के थ्रू उस पर आते हैं। तो एक चार्ज है, ये चार्ज है, कैसे पैदा किया वो हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन को बोलो थोड़ा थोड़ा ऐसे, अब हमें इस पे पॉजिटिव चार्ज देना था, लेट्स से हमें इसे Q1 चार्ज देना था, पॉजिटिव Q1 चार्ज हम इसे देना चाहते थे। तो जैसे ही हम इसको Q1 चार्ज देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कराएंगे, और हम क्योंकि पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को बोलना पड़ेगा आ जाओ तुम्हें घुमा लाएं, और इसी धोखे में ये चार्ज Q1 हो चुका। अब इसको एक जगह रख दिया और इस पे ऐसे कील ठोक दी, जाना नहीं कहीं। फिर एक और ऑब्जेक्ट लेकर आए,
उसमें से भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, जो भी करना था आवन जावन उनका। उस पर भी ऐसे, क्योंकि ये बड़ा ही नटखट चार्ज है तो हमने कहा नटखट कहां जाएगा, फिर उसको रखा और कील ठोक दी। और यहां पर चार्ज है Q2। अब ये एक लाइन है जो इनके थ्रू पास हो रही है। दिस इमेजिनरी लाइन विल नॉट बी ड्रॉन। सर इमेजिनरी कहां है, हमको तो नजर आ रही है। अबे अभी के लिए कह रहा हूं कि आफ्टर दिस पॉइंट स्टार्ट इमेजिनिंग, कि इसको इमेजिन कर लीजिए कि एक सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन का मतलब क्या है, जो इनसे पास होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन, जो भैया इनसे पास होती है। ये वो सेंट्रल लाइन नहीं है जो रेलवे की, ये चार्ज से पास होने वाली सेंट्रल लाइन है। दो इट इज अ चीप जोक, बट स्टिल Q1 Q2 से पास होने वाली एक ठो लाइन बना दी है। अच्छा, अब दोनों पे कील इसलिए ठोक दिए हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टैटिक होना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको स्टैटिक चार्ज के बारे में समझाया अभी, ठीक है। पुराने लेक्चर्स इसलिए मैंने कहा देखना बहुत जरूरी है। रिवीजन का मतलब सिर्फ ये होता है कि उन बातों को साथ ले आए जो बहुत ही बेसिक हो और दिमाग में हर बार आती रहे। बाकी तो आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बीच की बातें कैसे पता चलेंगी, और बीच की बातें तो बीच पर जाके ही पता चलती हैं। घूमने में मजा आता है, लेकिन हम जिस बीच की बात कर रहे हैं उस बीच को समझिए। चलिए इसी बात पर चीप जोकों का सिलसिला बंद करते हुए टॉपिक पर आते हैं। Q1 और Q2 के बीच में सेपरेशन है। इस दूरी ने इन्हें इतना भी दूर नहीं कर दिया कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करना बंद कर दे। यानी अभी ये जो चार्जेस एक दूसरे की विसिनिटी में हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कुछ हलचल दिखावेंगे। उस हलचल को, उसी भिड़ंत को, यानी सिंपल एक दूसरे पर लगने वाले फोर्स को कौन बताता है, कूलम्स लॉ। इनने बोला कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को R सेपरेशन पे रख दो, और इतना भी दूर मत रख दो कि भैया ये इंटरेक्ट ही ना करें। अगर मैं एक मैग्नेट लाऊं, वो सस्ते वाले मैग्नेट या जो भी मैग्नेट आप मार्केट से खरीद लें, फिर उसको ऐसे टर करके चिपकाएं तो एक आवाज आती है। वो ऐसे नहीं, इस तरह के शेप में थे मैग्नेट वो दो, तो एक टर करके आवाज आती है। वो टटराहट तभी हो पाएगी जब आप पास रखेंगे, दूर रख के ऐसे सोचेंगे अरे आवाज नहीं आया, क्या हो गया। ठीक है, तो ये R दूरी पर रख दी, सिंपल। अब ये वाले पॉइंट को साइड रखिएगा, R दूरी पर रख दिए। इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू जब बोलूंगा तो और बेटर तरीके से बताऊंगा। तो Q1 Q2 के बीच में सेपरेशन R है, सेंट्रल लाइन इनसे पास होने वाली एक तो लाइन है, दोनों पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसा किया है। अब इनके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सर क्यों रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? क्योंकि चार्ज रेस्ट पर रिपेल कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इन दोनों के बीच में, Q1 Q2 के बीच में, उसमें Q2 बोलेगा Q1 को तू जा इधर, Q1 बोलेगा Q2 को तू निकल इधर। और ये है F12, ये है F21। सर अभी इनको F21 F12 ये सब बोलने का मतलब नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे, इनको सिर्फ F कहेंगे। क्यों? अभी हम सीधा उस पॉइंट पर कूद जाएं, जिसको अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे, एनसीईआरटी में है, उस पर बात करेंगे। तो हमने यहां पर कूलम्स लॉ में Q1 Q2 दो चार्ज R सेपरेशन पर रख दिए, इन पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। सर आपने ये जो F है ये दोनों पे सेम लगा दिया, यस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में इंटरैक्टिंग चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। Q1 Q2 दो चार्जेस थे, कील ठोककर R सेपरेशन पर रख दिया, सेंट्रल लाइन के अलोंग इन पे रिपल्शन एक्ट करने लगा। और ये कहने के लिए पॉइंट चार्जेस हैं बाबू, पॉइंट चार्जेस, सुने, पॉइंट चार्जेस। यानी ये बहुत बड़े स्पीयर नहीं है कि जहां पे चार्ज फैला हुआ होता, डिस्ट्रीब्यूटेड होता। ये इत्तू से हैं, और ये किस पर डिपेंड करेगा, या तो है ही इत्तू से, या तो इनके बीच का सेपरेशन इनके साइज के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो कि इनके साइज को कहो चल बे, यानी निग्लेक्ट। एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सेपरेशन R। और ये जो Q1 Q2 यहां पर चार्ज है, इन पे लगने वाला फोर्स F है। और अब अगर मैं
एक्शन रिएक्शन पेयर कह रहा हूं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पर लगेगी सेम इक्वल मैग्नीट्यूड की, ऑपोजिट डायरेक्शन में और साइमल्टेनियसली। एक एफ क्यू पे, मतलब सॉरी Q1 पे, दूसरा एफ Q2 पे, यानी दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं सिस्टम के अंदर के पार्ट। जो आपकी Q1 Q2 है, अगर उसको आप एक सिस्टम मान लें तो उसके अंदर एक फोर्स लग रही है, दोनों पे सेम एफ है, अलग बॉडी पे लग रही है, साइमल्टेनियसली लग रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड की लग रही है। और यहां पर देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर बना रही है, सिंपल, इसको कह तो ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो, अच्छा ये तो मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं ना, अभी इसका लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड, वो बताऊंगा मैं। थोड़ा उल्टा जा रहा, चलेगा, मेरा ये तरीका है, सुनना भाई, एक्शन रिएक्शन पे। अच्छा, नेक्स्ट, ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि क्या इसका सेंट्रल एम्प्लॉय से कोई लेना देना है? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना है? नहीं। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग लगता है, सेंट्रल फोर्स, यानी दोनों चार्जेस बना दिए, उनसे गुजरने वाली एक लाइन खींच दीजिए, उसी के अलॉन्ग लगेगा। अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन वो अलग बात है, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर यहां पर चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो क्या होगा? रिपेल, तो बाहर की तरफ बनाने का, बाहर की तरफ बनाने का। और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट, क्या करेंगे? अट्रैक्ट, तो अंदर की तरफ बनाने का, अंदर की तरफ बनाने का। आया समझ? कि यानी इनका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे किसके बेसिस पर? चार्जेस के टाइप के बेसिस पर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस विल डिसाइड। अच्छा, अब आते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पर। स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ सेज the forces acting on any of the one of the sorry the force acting between any one of the charges F, ठीक है, force acting on any one of the charge, not between, ठीक है, तो किसी भी एक पर लगने वाला जो F है, फोर्स है, that will be directly proportional to the multiplication of charges, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को, फोर्थ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। रंग थोड़ा सा लाइट हो गया है, रुकिए, वैसे ये गिरगिट है नहीं कि रंग बदल दे, लेकिन चलिए। तो इनवर्स स्क्वायर लो, चुप नहीं होता है आदमी, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर से डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। अब जब भी कोई चीज को अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी की तरफ बदलते हैं तो चाहिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज के, कैपिटल के। अरे ये हमारी मुंडी खा गया, ये मुंडी, रुकना, उसको थोड़ी बोलेंगे बाय, ठीक है। तो जब भी आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाई गई और इक्वालिटी का आलम बसरा, 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 गीता बस, ठीक है। तो यहां पर F इज इक्वल टू के, मतलब नाम क्यों याद आया? कोई न्यूज पढ़ी होगी शायद इसीलिए। तो यहां पे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्रिकेट से कुछ था रिलेटेड शायद, पता नहीं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। जब आप इक्वालिटी की तरफ जाएंगे तो वो जो रिलेशन आपको लिखना है वहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कैपिटल K, और कैपिटल K क्या है? ये है, अभी इसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक वर्ड हो गया, एक सिंगल वर्ड, एंड कांस्टेंट है। ये किसी पर डिपेंड करता है, बताता हूं थोड़ी देर में, ये सभी चर्चा अभी धीरे धीरे आएगा ना, अभी थोड़ी एकदम से खोल देंगे सारे पत्ते, ठीक है।
तो यहाँ पे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर चार्ज। अच्छा, क्या चार्ज को साइन के साथ पुट करना होता है सर? नहीं, कतई नहीं, नो साइन। यहां साइन नहीं भैया, नो साइन, क्योंकि आप फोर्स का नेचर, फोर्स का डायरेक्शन बेस्ड ऑन द पोलैरिटीज ऑफ द चार्ज विल बी डिसाइडेड, एंड वंस यू हैव डिसाइडेड, डोंट पुट चार्ज इन द रिजल्ट। देख लेना, हमको चार्ज महसूस हो रहा है ये बात बताते वक्त कि चार्ज को साइन के साथ पुट ना करना, तुम ध्यान से सुनना ये बात। अच्छा, तो यहां ये बात हो गई। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट बात क्या है सर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है? तो F इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहां K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में ये जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसके मीडियम की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। मीडियम की प्रॉपर्टी किसके मीडियम सर? अरे जहां चार्जेस रखे हैं, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ जाए और ये मीडियम की बात की जाए, ठीक है, जैसे यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, एक फैक्टर आपको दिख रहा होगा एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या बोला इसको? एप्सिलॉन नॉट। ठीक से बोलते हैं, पहली बार बोल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट। बार बार हो जाएगा तो फिर ठीक है, आदमी जो भी खेलना चाहे खेल ले, लेकिन एप्सिलॉन नॉट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, और ये कहता है कि मैं सिर्फ वैक्यूम की प्रॉपर्टी हूं। इसीलिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये है परमिटिविटी ऑफ, है भैया, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, आदत से मजबूर। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये वो फ्री स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक है, फ्री स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर वैक्यूम है तो। लेकिन अगर ये कोई मीडियम होता, कोई और मीडियम होता, तो यही बन जाएगा K 1/4 एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसी एप्सिलॉन को अगर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जाए तो वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है भैया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी मैं इसमें और ज्यादा एंटर नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर मुझे पोलराइजेशन के बारे में समझाना पड़ेगा डाइपोल के, ठीक है, फिर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स के बारे में समझाना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में समझाना पड़ेगा। शो ऑफ ना करते हुए ये बता दूं कि अभी ये वक्त नहीं है इसका, अभी जस्ट शुरू ही कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी पॉइंट वाइज आएगा, ताकि इतना होले होले आए कि फिर आए तो बस जाए और मचा जाए। तो यहां पर ये एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जनरली इफ द चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम, जो अभी शुरुआत में होगा, तो वहां पर आपको मीडियम की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, बट यूनिट क्या होगी इसकी भैया? इस पूरे को के की वैल्यू बताई है मैंने आपको, के सुन रहा है बे? के जे है के 9 × 10⁹। सर इसका यूनिट बताओ एक बार, यूनिट बताओ, यूनिट बता दो। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर एनसीईआरटी की जुबानी भी सुनाता हूं तुमको, फिर से एक बार कहानी सुनना और करो ना अपनी मनमानी। यहां पर F है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें ये जो K है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और F आर स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2 इज K। सर डायमेंशनल फॉर्मूला हमें आता है लगाना, आप ज्यादा मत बोलो, अब बस बहुत हुआ, चलो, लेकिन हमें तो यूनिट चाहिए ना, कि डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, यूनिट चाहिए सर, तो यूनिट लिखते हैं, डायमेंशन छोड़ो अभी, ठीक है। तो यूनिट के बारे में बात करें सर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट बात हो रखी है। तो इसको देखेंगे तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर कहेगा मैं नीचे अकेला हूं, ऊपर आते ही कूलम रेज़ टू पावर -2, नीचे से ऊपर आया है, तो इतना तो मतलब टैक्स देना ही पड़ेगा नेगेटिविटी का। तो n मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये है यूनिट किसकी? के की। और जे के मतलब ये जो के है उसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, यूनिट अभी निकाल ली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये है के की यूनिट।
आप चाहें तो इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। सर इसकी यूनिट क्या होगी? अरे 4 पाई होता है यूनिट लेस, क्योंकि ये किसी का नहीं है। अब एक मतलब ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए ये यूनिट लेस है। और आप देखो यूनिट वाइज तो एप्सिलॉन नॉट और के अल्टी पल्टी हैं, तो अल्टी पल्टी का मतलब क्या हुआ? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस पलट दो सीधा उसमें, और क्या सोचना, इससे ज्यादा क्या दिमाग खर्च करना भाई, बस बहुत हुआ। तो ये हो गया हमारा के और जे। ये जो के है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, and that medium characteristic will be decided by the permittivity epsilon नॉट या एप्सिलॉन जनरल। जो आपका मीडियम की बात करें, एप्सिलॉन एम कह लो या एप्सिलॉन कह लो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जब चार्जेस वैक्यूम में है तो उसका कांस्टेंट, उसकी मीडियम का कांस्टेंट, जिसको पुट करने से मिलेगा के, एंड वो के जाएगा फॉर्मूला में जिससे मिलेगा फोर्स। That because that was the constant of proportionality, but that constant of proportionality is dependent on medium. मीडियम समझ आया भैया कि मीडियम की प्रॉपर्टी है। बाकी चीजें मैंने जो आपको बोली वो लास्ट में डिस्कस होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट, एंड व्हेन द मोमेंट वी एंटर इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, कैपेसिटर ये सब आएगा, मीडियम मीडियम खेला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ये सब से, तब वहां पर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत तक काम आएगा। नहीं तो हम पोलराइजेशन समझाएंगे। एक बार हम फोर्स का स्केलर वेक्टर फॉर्म कर लें, न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करा दें, फील्ड में जाने से पहले पोलराइजेशन, या ऐसा करते हैं फील्ड समझा के आपको पोलराइजेशन समझा देंगे, आखिरी तक नहीं वेट करेंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, और इतना पेशेंस हम रखें कि ना रखें समझने की बात है। बाकी तो पेशेंस है भैया, प्रिपरेशन मोड में है, वहां तक पहुंचना है तो और कोई तरीका तो है नहीं। पेशेंस इज द की है भैया। चलो, टाइम भी देखता रहना पड़ता है आदमी को, ज्यादा ना भावनाओं में हो जाए बातें, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है भैया। और अब रिवीजन थोड़ा छोटा कर दिया करेंगे। चलिए बताइएगा। तो यहां पर ये जो फोर्स है, इसकी एक और बात हमें पता चली जब हमने उसको थोड़ा टटोला, तो हमने कहा अरे ये तो मीडियम डिपेंडेंट है, ये तो मीडियम डिपेंडेंट है। और अगर ये मीडियम डिपेंडेंट है, इसका मतलब मीडियम चेंज करने पे ये चेंज हो जाता है। मैं अभी, मेरा मन कह तो रहा है कि वो फॉर्मूला भी लिख ही देते हैं, जब इतनी बात कर ही ली हमने तो वो भी लिख ही देते हैं कि यहां पर Q1 है, फिर इसको समझाऊंगा मैं पोलराइजेशन के थ्रू। ये Q1 है, ये Q2 है इनके, क्योंकि अभी जस्ट शुरू तो किया यार कूलम्स लॉ, अभी के अभी इसे उड़ेल दूंगा तो पोलराइजेशन और डाइपोल होता है, ये सब कहां पढ़ाया भाई, सबर रखो। तो ये Q1 है और ये Q2 है। सर इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो था K। चलो अब K के फॉर्म में मत लिखो, उसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेट्स से अगर यहां पर एक मीडियम, ये कब है? जब वैक्यूम की बात कर रहे थे, जब ये दोनों चार्जेस हमारे Q1 Q2 वैक्यूम में रखे थे, ठीक है, जब Q1 Q2 वैक्यूम में रखे थे, उस पॉइंट पर ये रही फोर्स। लेकिन अब ये है मीडियम में, और मीडियम में होने पे थोड़ा होगा बदलाव। उस बदलाव को जब हम लिखें तो वो जो फोर्स हो जाएगा मीडियम के अंदर, और ये सिर्फ रटने की बात है भैया, इसलिए जल्दी से बता रहा हूं, जस्ट मेमोराइज इट। के याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट याद कर लो, एप्सिलॉन याद कर लो, नाम याद कर लो, सुन लो, फोर्स लिख लो। अरे अब तो शुरू किया ना बे, पोलराइजेशन के लिए पेशेंस रख, पी पी पोलराइजेशन के लिए पेशेंस। तो जो मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम का फोर्स जब लिखा जाएगा तो वो लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी किसी और चीज में कोई बदलाव नहीं, अभी भी चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। और यहां पर F मीडियम जो है, अब उसके लिए एप्सिलॉन लिख दिया, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ये है सबकी सब परमिटिविटी है, सारी की सारी परमिटिविटी है, परमिटिविटी। हाँ, विटी तो हम हैं, लेकिन परमिटिविटी देख रहे थे। तो यहां एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। इसमें ये है मीडियम की, ये रही मीडियम की बात, ये रही वैक्यूम की बात, और ये वो कनेक्शन जो मीडियम से वैक्यूम में कर दो। एक तो फैक्टर होगा डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, नहीं मीनिंगलेस तो नहीं, ये जो है एप्सिलॉन R, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, कोर मीडियम की प्रॉपर्टी है, और ये यूनिटलेस होता है। जैसे मान लो यहां पर देखा एप्सिलॉन R की वैल्यू है 4, कितना 4। अच्छा, अब कुछ नहीं करने का, 4 को उठाओ,
एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, बन गया 4 एप्सिलॉन नॉट, और फिर वहां पे डाके पुट करते, बस यहां लिख दे 4 एप्सिलॉन नॉट, खत्म हो गया भाई, हो गया। यानी इससे कोरिलेशन निकला कि सर एफ मीडियम इज एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये जो एप्सिलॉन आर है, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, या एक और नाम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी सब सुन लो भाई, बस इससे ज्यादा चिंता ना करो, सिर्फ सुन लो बस कि यहां पे जो एफ मीडियम है वो है एफ वैक्यूम, ठीक है, वो है एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी उस फैक्टर से घट जाएगा। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो है ये डायमेंशन लेस होता है, दिस इज डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस है। तो आपको जिस भी, अच्छा अब इसमें होता क्या है, अब ये सब समझाना होगा ना, तो मुझे डाइपोल होंगे, इसमें कुछ चार्ज मतलब कुछ होंगे डाइपोल्स जो अलाइनमेंट नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर वो सब घूमेंगे और बोलेंगे एक फील्ड हमारी भी है, ले लो, ये सब आ जाएगा। तो अभी हम उस पॉइंट पर नहीं गए, जब जाएंगे तो उनमें भी डेप्थ में जाके बात होगी, और फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, एयर सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जब करेंगे तो खुल के करेंगे डिस्कशन, तब नहीं रोकेंगे अपने आप। तो अभी की बात सिर्फ इतनी ले लेते हैं, टेक अवे पॉइंट के तौर पे ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेंट्रल फोर्स है उसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के टाइप पर डिसाइड करिएगा, डायरेक्शन क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, और मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इसको दोबारा से कह दिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ये सारी बातें। अच्छा एक बात और है, लिख लेते हैं, ठीक है, ये फोर्स कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर। इसको हम प्रूव करेंगे आपको, अभी नहीं। इस बात को हम एनर्जी का जब इस्तेमाल शुरू होगा और हम जब तब विश्वास करेंगे इस पर, एनर्जी के लिए, कंजर्वेशन के लिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए, मैकेनिक्स के लिए, तब बात कर लेंगे। देन विल बी डिस्कसिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपको वर्क और एनर्जी में एक बात बताई जाएगी कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिंपल भाषा में कहें तो एक सिस्टम की एनर्जी जब घिसकर निकलकर कहीं भी चली जाती है, उस सिस्टम को छोड़ के अपने पिया नहीं, मतलब अगर वो उस सिस्टम को छोड़ दे और एनर्जी बाहर भाग जाए तो उस सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन और मोशन की एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं है, और कंजर्व्ड ना होने की वजह से उस सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड की नहीं जा सकती। और क्या, यहां पता है वहां नहीं पता है, कैसे कंजर्व करिएगा दो पॉइंट के बीच में, फ्रिक्शन लगता है, यही होता है। ठीक है, चलिए रिवीजन वाली बात है। तो कहने का मतलब सिंपल एकदम लेमन टर्म्स में कि एनर्जी सिस्टम को छोड़ के तब नहीं जाएगी जब फोर्सेस कंजर्वेटिव, और उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल हो सकता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल हो सकता है। तो मुझे इसके कंजर्वेटिव होने से जो फायदा मिलने वाला है अबे ये कैसा रंग है, अच्छा, जो फायदा मिलेगा वो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये मुझे उससे टोटल जो पॉइंट इस्तेमाल के फॉर्म में मिलेगा, जो आखिरी में मुझे मिलेगा वो ये है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है तो आई विल गेट दिस पॉइंट आउट ऑफ इट कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करेगा। अच्छा अब एक बात लाते हैं जो कि पुरानी बात है लेकिन कनेक्ट करना जरूरी है। देखेंगे वेक्टर फॉर्म मतलब आज नहीं भी शुरू कर पाए तो कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले डिस्कस करनी है, बिकॉज मेरा टारगेट तो वही था कि मतलब 1 घंटे से कम का लेक्चर ही पोस्ट हो एवरीडे, बट क्या करें, भावनाएं हैं, बह जाती हैं। ठीक, तो एक पॉइंट और हमने बोला भैया ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं हमने क्या बोला, ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। अच्छा तो इस पॉइंट पर थोड़ा तवज्जो दीजिए, एक बार वेक्टर फॉर्म देख लेंगे बाद में, कोई नहीं, डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, क्या रात को मन करेगा ऐसे ही तो 10-15 मिनट का एक लेक्चर बना के वेक्टर, क्या है बे आंख मार रहा है ठीक देखिए
तो एक्शन रिएक्शन पेयर जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे चर्चा करते हैं कि इसी बात पर फोकस करिएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर को एक मिनट स्टैटिक फोर्स लिख लें, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर एक्शन रिएक्शन पेयर बनाना है दो चार्जेस के ऊपर, जिसमें ये है Q1 और ये है Q2, और इनसे पास होने वाली गुजरने वाली एक ठो लाइन है जो कि है सेंट्रल लाइन, और ये है पॉइंट चार्जेस। क्या सर ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है ये लॉ? बिल्कुल, अभी वो पॉइंट भी बताऊंगा। हैव पेशेंस, आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इट, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स, एंड वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक, फिर वेक्टर फॉर्म लो और सीधा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि बात की बात है, उस पर चले जाएंगे। तो यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, R सेपरेशन पर रखे हैं, ये इनकी बेसिक बातें। और अब जो अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। चार्जेस चल नहीं रहे हैं, मान लीजिए अभी तो चार्जेस चल नहीं रहे। क्या किया, किसी आदमी को बहुत खुजली थी, ठीक है, अभी ये रेस्ट पर थे, ठीक है। तो वो आदमी गया, उसने क्या किया, ऐसे पिन निकाल के Q1 को बोला आजाद हो, Q2 को बोला तुम भी आजाद हो। अब आजाद कर दिया इनको। तो आजाद करने का मतलब ये था कि भाई अब ये तो रिपल्शन में है, रिपल्शन में भागने लगेंगे, और भागने लगेंगे तो क्या होगा कि इनके पास मोशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, फोर्स है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे इनिशियली रेस्ट पर है ना भाई, इनिशियली रेस्ट पर है, बट एक फोर्स लग रही है दोनों पे F, और जब फोर्स लगता है तो किसी मास पर एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन जब पैदा होता है तो वो लेता है बदला अपनी मतलब फोर्स के होने का। तो यहां पर फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन को पैदा करेगा, और एक्सेलरेशन पैदा होगी तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आ गई, चलिए ठीक है, भागने लगे ये लोग। लेकिन इनिशियली तो ये रेस्ट पे थे, दोनों रेस्ट पर थे। हाँ जी, दोनों रेस्ट पर थे, दोनों ही रेस्ट पर थे। सर इन दोनों का कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास कैसे? मान लो इस वाले का मास है m1, इस वाले का मास है m2, इस वाले का मास है m1, इस वाले का मास है m2। और अगर ये मास m1 m2 है, दोनों डिफरेंट मासेस हैं, तो दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो हमें लिखना है m1a1 इज इक्वल टू m2a2। सर ये क्या किया? अरे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों पे लगने वाला फोर्स तो सेम है, लेकिन दोनों पे लगने वाला मास लगता थोड़ी है, होता है। तो दोनों का जो मास है वो डिफरेंट है, m1 m2, यानी दोनों का जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और आप ध्यान से देखिए, फोर्स के कांस्टेंट होने की वजह से मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसका जितना मास उतना ही कम उसका एक्सेलरेशन। यानी हम सिंपल भाषा में कहें तो m1 बाय m2 इज इक्वल टू a2 बाय a1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, यानी मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी m1 बाय m2 इज a2 बाय a1। ये हो गया किसका रेशियो? एक्सेलरेशन का, जो कि मास पर डिपेंडेंट है। अगर मासेस भी सेम हो तो एक्सेलरेशन भी सेम होंगे और फोर्सेस भी सेम होंगी। सर फोर्स का रेशियो बताएंगे एक बार, Q1 और Q2 दोनों पर? हाँ, पहले वाले पे F, दूसरे वाले पे F, यानी 1:1। अबे हमारी मुंडी, ए मुंडी रुकना। ये तो हुई बात किसकी भाई? ये बात हुई किसकी? ये हुई फोर्स की, नहीं ये है एक्सेलरेशन की। तो अगर हम इन दोनों पर लगने वाले फोर्स का रेशियो निकाल लें तो ध्यान से देखिए, F बोलेगा F को चलबे, और आंसर आएगा 1:1। यानी मास डिफरेंट हो चाहे नहीं हो, सेम हो, इक्वल हो, कुछ भी हो, चार्जेस सेम हो, डिफरेंट हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कछु हो, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। यानी दोनों पे लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, रेशियो 1:1 होगा, इसमें कोई संदेह संकोच नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन 1:1 होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा मास पर। तो अगर यहां पर मास है सेम तो एक्सेलरेशन भी होगा सेम, लेकिन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास डिफरेंट तो एक्सेलरेशन डिफरेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान देना। लेकिन फोर्सेस विल बी सेम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ चार्जेस, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस आर सेम और नॉट, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें सिस्टम की, एज अ सिस्टम अगर हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, एज अ सिस्टम अगर हम इसको देख रहे हैं, लेट्स से वी आर डीलिंग दिस विद दिस एज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, लेट्स से वी आर कंसीडरिंग दिस टू बी ए सिस्टम। देन ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, ये जो फोर्सेस लग रही हैं FQ1 पर, FQ2 पर, ये दोनों तो सिस्टम के अंदर लग रही हैं, और सिस्टम के बाहर
सिस्टम के बाहर नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम के बाहर नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर था, इनको छोड़ देंगे और ये दूर भागेंगे तो भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा। अगर इनिशियली इनको पकड़ रखा था, दोनों रेस्ट पर थे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 0 अभी, तो कुछ देर के बाद भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 ही होगा। यानी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 विल बी 0। यह है VCM। सेम वे में जहां इनका सेंटर ऑफ मास था, अच्छा ACM कितना होगा भैया, ACM कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ, अरे वो 0 होगा ना यार, दोनों पे अंदर से फोर्स लग रहा है, दोनों पे मतलब देखिए दोनों पे एक्सेलरेशन है, बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, 0। क्यों? क्योंकि फोर्सेस इंटरनल है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। ये समझ जाइए पहले कि वो रेस्ट पर ही रहेगा, इनिशियली रेस्ट पर था तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, इसमें कोई संदेह संकोच नहीं होना चाहिए। हां, अगर इस पूरे सिस्टम को उठाकर किसी गाड़ी, कोई मान लीजिए ट्रेलर है, कोई ट्रक है, उसके पीछे जो रास्ता था वहां ले जाकर अगर हम रख दें, इस पूरे सिस्टम को रख दें और वो ट्रक ही चलाने लग जाए वेलोसिटी से, तो सेंटर ऑफ मास भी चलेगा उसी वेलोसिटी से जिससे ट्रक चल रहा है। अगर वो ट्रक एक्सेलरेट करने लग जाएगा तो सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट करने लग जाएगा उसी एक्सेलरेशन से जिससे ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि वो तो अब उस फ्रेम में चला गया ना भाई। लेकिन अगर हम उसको ग्राउंड पे रखें और उसको एक सिस्टम की तरह डील करें जहां पर वो स्टेशनरी फ्रेम में रखा है, तो चाहे वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, यानी सेम पोलैरिटी या ऑपोजिट पोलैरिटी, दोनों केस में फोर्सेस रहेंगी एक्शन रिएक्शन, सिस्टम माने तो रहेंगी इंटरनल, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल एक्सेलरेशन 0 है, नेट वेलोसिटी 0 है, यानी सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। अगर पहले नहीं चल रहा था तो नहीं चलेगा, अगर चल रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0। ये ध्यान दीजिएगा, जब मैंने यहां पर ऐसा कहा आपको कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब पहले से है, पहले से है, ये जो है ये पहले से है कि अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे है। इसलिए मैंने आपको ट्रक का एग्जांपल दिया कि अगर ट्रक चलेगा तो सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा, तो ये नहीं बोल सकते नहीं रेस्ट पे होगा, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे होगा। अबे ट्रक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, लेकिन ट्रक तो चल रहा है तो ग्राउंड वाले को चलता दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको ग्राउंड पे रखूं, सिंपल तरीके से सोचो, एकदम आसान भाषा, सिंपल ऐसे देखा मैंने कहा ओह, तो इसका सेंटर ऑफ मास वही है, चार्जेस दूर भाग गए क्योंकि सेम टाइप के थे, चार्जेस पास आ रहे हैं क्योंकि सेम टाइप के थे, तो मैंने कहा अरे इधर ही चे जे तो इधर ही चे, अभी भी बुझे है बाबूजी, बूझे कि नहीं बूझे, ठीक। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर की बातें थी। इसी पर एक सवाल देने का मन कर रहा है और मन को हम नहीं मारेंगे, तो एक है सवाल, करने में अगर पुरानी बात याद नहीं तो मच जाएगा बवाल। एंड डोंट वरी, मेरा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एंड पॉइंट तक जाना है जहां पे वो टॉपिक है, जहां तक जा सकता है वो, उस पर जाएंगे। भले ही वो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, खाली उन पे डिस्कस करना, मतलब उन पे डिस्कशन करना था, बट स्टिल इफ इट इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस पार्ट और इन द कमिंग पार्ट क्यों लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी का और पिछले का कनेक्शन बिठाऊंगा, यही करना है। बहुत बात की बात थोड़ी कह रहा हूं कि चौथे चैप्टर में क्या करने वाले हैं 12th क्लास के भी। तो एक है सवाल, मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है, छोटू सा पॉइंट चार्ज, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे फोर्स निकलता है वो भी बात करेंगे भाई, अभी नहीं, वो धीरे धीरे आवेगा, सब्र रखिए। एक तो रॉड ले लेंगे और किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर बोलेंगे चलो क्या बोलते फोर्स निकाल के बताओ, वो भी करेंगे, सब्र रखना है। जेई नीट मेंस के हिसाब से, जेई एडवांस मेंस नीट, भावनाएं थोड़ी रोकें क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहे थे इसलिए अब एनर्जी ज्यादा हो गई थी, थोड़ा कंट्रोल्ड वे में आवे बोर्ड। मेरा फोकस है हर एक चीज से होते हुए गुजरना, चाहे बोर्ड की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे एडवांस की बात हो। क्योंकि एडवांस मैंने इतना रुक के क्यों बोला, बिकॉज इज द पेशेंस एंड कंसेप्चुअल एग्जाम, ये टाइम बेस्ड एग्जाम नहीं है।
कि दौड़ 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 हो गया ना, इसमें लगे रहना है। इसमें एडवांस का कोई कंटेंट नहीं होता है, एडवांस का तैयारी होता है कि वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स देन यू गो फॉर डिफिकल्ट वंस, बट उसके लिए सवाल दर सवाल बढ़ता जाएगा डिफिकल्टी। तो आप देखिएगा मेरे सवालों में जब डिफिकल्टी आगे जाएगी तब आप नोटिस करिएगा, और फिर उसके बाद एडवांस के भी सेशंस लेंगे अलग से प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी में क्या अलग होता है भाई, बोर्ड नीट और जेई की दीवार तोड़ दीजिए, अंबुजा सीमेंट की थोड़ी है। तो यहां पर ये है, क्योंकि फिजिक्स फिजिक्स है, समझना तो पड़ेगा ही। यहां पर एक चार्ज है, पहले सेंट्रल लाइन बना लें इनकी, ये एक सेंट्रल लाइन है, हाँ ये एक सेंट्रल लाइन है। एक तो छोटा सा स्पीयर यहां था, एक छोटा सा स्पीयर यहां था। अभी इनके बीच का जो सेपरेशन है यहां से यहां तक का, द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, ये जो यहां से यहां तक का सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, लेट्स से ये है, ये है, ये है 5r, और ये एकदम छोटे छोटे हैं, इनका कोई रेडियस वेडियस मानने का नहीं है अभी। कहां डिस्ट्रीब्यूशन बोला ना, इतना छोटा डिस्टेंस, या तो है ही पॉइंट, या तो उनके बीच का सेपरेशन इतना बड़ा है कि भाई वो एकदम पॉइंट मान लो, ठीक है। तो कुछ भी कर लो, मानो पॉइंट, क्योंकि इट इज जो फोर्स है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पर रखे चार्ज और दूसरे कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पर रखे चार्ज के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है। बाहर चला गया था। तो ये 5r डिस्टेंस है। अब ये वाला है पॉजिटिव q और ये वाला है नेगेटिव q। इसका जो मास है वो है लेट्स से m, और इसका जो मास है वो है 4m। एक का मास m, एक का मास 4m। इनको रिलीज कर दिया, क्या किया, रिलीज्ड। अब जैसे ही इनको रिलीज किया गया, जैसे ही इनको छोड़ा गया, ऑब्वियसली ऐसे हाथ ऐसे पड़े थे, छोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, उन्होंने कहा हमारा मिलन कराओ भैया, हम तो अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो भागे भैया, ऐसे करके वो दूसरा पार्टिकल भागा, प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ भागा। अब जैसे ही इधर भागा और ये इधर की तरफ भागा, आप नोटिस करना प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स यहां पे आ रही है, ये दोनों भागकर किसी पॉइंट पर टकराएंगे, और जब इनमें टकरान होगा तो ये कहां टकराएंगे बताइए। सबसे पहला सवाल ये है, कहां टकराएंगे, वेयर दे विल कोलाइड, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, कोलाइड करने से पहले इंडिविजुअल कितना चलेंगे, ठीक है, मतलब इंडिविजुअली ये कितना ट्रैवल करेंगे, या ऐसा कह लो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय ईच, डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय ईच, हाँ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय ईच। हर एक चार्ज पार्टिकल टकराने से पहले कहां टकराएंगे पहले वो सोच लो, और टकराएंगे मतलब अगर ये टकराएंगे तो कितना ये चलेंगे टकराने से पहले इंडिविजुअली। अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी इस क्वेश्चन में जो हमने मतलब अभी लिया, ये सवाल जो लिया, ये पॉइंट चार्जेस हैं, दीज आर पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ भी डील करूंगा, यही सेम सवाल को, अभी नहीं, रुक कर थोड़ा पहले उस पॉइंट पर, मतलब कुछ बातें हो जाएं पहले, फिर उस बात पर जाएंगे। बात समझे इसको, कि हमने ये जो पॉइंट आज का हमारा डिस्कशन था यहीं तक रखेंगे भैया, ठीक है, नहीं तो भावनाओं में हम तो बहुत ही बहराए हैं, अब बहाव को रोकते हैं, ठीक है। टाइम देखा हमने कि एक लेक्चर में एक लिमिटेड कंटेंट ही जाना चाहिए, और जो शुरुआत होती है ना टॉपिक की, जैसे आज कूलम्स लॉ हमने शुरू किया था, तो जब शुरुआत होती है किसी टॉपिक की तो वहां पर कुछ ऐसी बातें होती हैं, वोकैबुलरी होती है, कुछ शब्द होते हैं जो बाद में जाके तकलीफ दें, इससे बेटर है अभी दे दें। एंड डोंट वरी, अगर कोई कुछ बातें अगर आपको यहां पर सेंस नहीं बनी है, चिंता मत करना, लेक्चर दर लेक्चर बस साथ रहना, कुछ लेक्चर के बाद अपने आप आपको समझ आ जाएगा हर चीज। एंड इफ यू आर वर्किंग इंस्टेंटेनियसली, कि बस यही क्षण भर देख लिया और सोचे कि अरे ये तो हो गया, तो फिर नहीं। हर एक बात को किस तरीके से समझाया जा रहा है, किस पॉइंट पर फोकस है, जैसे जब मैंने आपसे सिर्फ एक्शन रिएक्शन पेयर पर डिस्कशन किया तो उसी पे फोकस्ड रहा, जब मैंने मीडियम पर डिस्कशन किया तो मैंने मीडियम के बारे में हर एक बात पर चर्चा की, चाहे वो, अच्छा अब कोई बोलेगा सर मुझे इसमें क्या याद करना है, तो हमें क्या याद करना है वो मैं बताता हूं ना, एट दी एंड क्या घर लेके जाना है। अगर आप घर पे हैं तो घर पे ही रहें, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं मतलब इन जनरल कह रहा हूं कि क्या आप एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू टेक फ्रॉम दिस लेक्चर, व्हाट इज द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस लेक्चर, तो वो टेक अवे पॉइंट अभी आप उठा लो,
उतना अगर आपको सेंस बन गया है, मोर देन सफिशिएंट है, सॉरी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बट उसी टेक अवे पॉइंट को हम कैसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, कैसे अलग अलग तरीका पे, मतलब अलग अलग तरीके पे जगह जगह पे एकदम पसर जाएंगे सवालों को लेकर, वो आप देख चुके हैं मेरे पिछले लेक्चर्स भी, ठीक है, लेक्चर्स भी, ठीक है। पता नहीं थोड़ा जुकाम हो जाता है ना, अकड़ गया है, ठीक है। रेबिस नहीं है भैया, चिंता मत करिए, नहीं वैसे भी आदमी लोग को, ओके चलिए जाने दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओके, इट्स अ वेरी इन डेप्थ मेटाफोरिकल पॉइंट टू डिस्कस, कभी शांति से निकालेंगे, व्यथा और गाथा दोनों पे चर्चा होगी। चलिए, तो यहां पर मीडियम की जब बात आई तो हमने इसको भी एकदम डेप्थ में जाए कंसिडर किया, ठीक है, कूलम्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो और एक सवाल मैंने आपको जो होमवर्क के फॉर्म में दिया, एक ही मिनट रुकिएगा, हाँ ये लास्ट पॉइंट है जो लेना था। अच्छा, अब एक फिगर है यहां पर, एनसीईआरटी में जब जाएंगे आप, जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे इसी चैप्टर को देखने के लिए, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा, वो वहां पे डिस्कशन होगा कि 1 कूलम को डिफाइन कैसे करते हैं। मतलब यहां थोड़ा देखिएगा, अलग तरीके से जाएंगे। ये जो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, इसको कैसे लिया जाएगा, कैसे आया ये? भैया सबसे पहली बात तो जब कूलम भैया ने इन चार्जेस के साथ इस तरह से इंटरेक्शन किया, तो कैसे नए नए चार्ज बनाए, बार बार चार्ज क्या चेंज करते रहे? नहीं, उन्होंने क्या किया, आइडेंटिकल बॉडीज ली, आइडेंटिकल बॉडीज। और वैसे भी कोई लॉ जो होता है ना, वो ट्रायल एरर से आता है, ट्रायल एंड एरर। वो ट्रायल एंड एरर जिंदगी में भी होता है, ठीक है, करना ही पड़ता है और कोई तरीका नहीं है, नोबडी इज बेस्ट। वो ट्रायल एरर होता है, बार 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 रिफाइनमेंट, अपना वो जो मतलब जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो ऐसे ही होती है। तो 2 आइडेंटिकल बॉडीज ली, ए और बी, इसको किसी तरीके से चार्ज कर दिया, इस पर चार्ज क्यू था और ये अनचार्ज है 0 वाला। अब 2 आइडेंटिकल बॉडीज को उन्होंने किया टच, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं इससे प्रीवियस क्लास में। और अब दोनों पे चार्ज आधा आधा हो गया, आइडेंटिकल थे तो टोटल का आधा आधा दे दिया। फिर एक अनचार्ज बॉडी ली, उसके साथ टच कराया, सेम आइडेंटिकल। अब फिर से Q/2 प्लस 0/2, यानी इस पे Q/4 हो चुका है और इस पे Q/4 हो चुका है। ऐसे ही करके फिर एक और मतलब बॉडी लाए, ऐसे कर करके अलग अलग चार्जेस पैदा किए और उनको r डिस्टेंस पे रख रख के देखा कि कैसे फोर्स चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस चेंज कर करके देखा कैसे फोर्स चेंज हो रहा है। तो उन्होंने देखा भाई यहां पर जो फोर्स था वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंडेंट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर पे डिपेंडेंट आ रहा था। ये बात मुझे पहले समझानी चाहिए, बट व्हाट इज द पॉइंट? Until and unless you cannot use this for solving question, what is the point of taking this time pass? But still I'll take it. तो यहां पे F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है। क्यों? क्योंकि चार्जेस को इस तरह से कर करके पैदा किया और रख रख के R दूरी पर देखा, तो पता चला R से कैसे बदलता है और Q1 Q2 से कैसे बदलता है। अब ये फोर्स कैसे पता चलेगी? सर इतना आसान कैसे होगा कि 2 बॉडी को रख के देख रहे हैं और वो फोर्स भी बता दे रही है? अबे उसी के लिए है ये apparatus. दिस इज द apparatus. थोड़ा फिगर बना दे, अब मतलब बना देंगे, बड़ी कर दें बना दे, क्या होता है? 1 मिनट, थोड़ा कहो छोटू इधर आओ बाबू। तो हाउ डिड कूलम अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स? कैसे कूलम भाऊजी आए? कूलम यूज्ड अ टॉर्जन बैलेंस, दिस इज द डिवाइस, टार्जन बैलेंस, टार्जन नहीं टॉर्जन। टॉर्जन मतलब टॉर्क से रिलेशन कहीं होता है, कछु घूमने घुमावट होती है इन दोनों के बीच में, इस घुमावट से पता करते हैं। हम इतना रफली ही बताएंगे, इससे ज्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे इस पे। और टॉर्जन पे ग्रेविटेशन में चर्चा हम करेंगे, वहां कर देंगे अगर ऐसा आपको लग रहा है। बट अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना लंबा लेक्चर हो चुका है तो हम उसको और नहीं खींचेंगे। इसी ऐसा मतलब नहीं है कि मैं तो 6 घंटे बैठ के पढ़ा सकता हूं भाई। थर्मो ऐसे ऐसे चैप्टर हमने 1-1 5-5 6-6 घंटे में पढ़ाए, बैठ के 8-8 घंटे पढ़ा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे 8 घंटे पढ़ा के कोई शो ऑफ नहीं करना है। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज जब तक इधर नहीं घुसेगा तब तक कितना भी आप टाइम पास करा लीजिए कोई मतलब नहीं, और वो हल्लू हल्लू ही आता है। तो यहां पर किस तरीके से ये बैलेंस था, इस बैलेंस को यूज करके जो चार्जेस थे पहले उनको चेंज कर करके देख लिया तो फोर्स मिले। पता चला रही यार इनके तो मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है, बढ़ रहा था एक चार्ज दूसरा बढ़ रहा था, दोनों के चार्ज बढ़ रहे तो फोर्स बढ़ रहा था। रेशियो निकाल निकाल के चेक कर लिया। उस ट्रायल एरर में कई साल लग गए और पता चला कि अच्छा Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। उसके बाद फिर उन्होंने डिस्टेंस चेंज करके देखा खींच के ऐसे, उससे पता चला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। फिर कहा भैया अब चलो फोर्स तो आ गया, तो उन्होंने क्या किया, ये तो ठीक है, उन्होंने 1 कूलम चार्ज लिए 2, और 1 कूलम चार्जेस को ये भी 1 कूलम ये भी 1 कूलम और इनके बीच में रख दिया दूरी 1 मीटर। और
एक धागा बांधकर या टॉर्जन बैलेंस से मान लो एक फोर्स निकाल लिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 1 न्यूटन। रफली कह रहा हूं मैं, एकदम भाई एकदम कंसेप्चुअली करेक्ट वे में, थोड़ा मैं मतलब बातें नहीं बोल रहा हूं, लेमन टर्म्स में कह रहा हूं, ठीक है, मतलब वो जो जो टॉर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि फिर मैं आपका टॉर्जनल कांस्टेंट और ये सब करके मैं वो अभी डिस्कस नहीं करना चाहता और ना ही उस पर टाइम देना है। तो यहाँ पे एफ है 1 न्यूटन, नहीं तो ये बात ही क्यों उठाते हुए, ठीक है, तो एफ है 1 न्यूटन। अच्छा, तो उन्होंने कहा भैया जब एक कूलम के दो चार्ज, सॉरी नॉट 1 न्यूटन, बोलते बोलते 1 न्यूटन पे आ गया मैं, रुकना भाई, वो इसलिए आगे पीछे नहीं करते हैं, फोकस करते हैं। तो एक कूलम के दो चार्ज हैं 1 मीटर सेपरेशन पे रखे हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा जब मैंने उस फोर्स को पता किया, जब उस फोर्स को पता किया तो वो आया 9 × 10⁹ न्यूटन, ये फोर्स आया। मतलब ये कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, यानी 1 × 1/1 का स्क्वायर, और फोर्स की वैल्यू आई 9 × 10⁹, क्योंकि वो बता सकता था apparatus। तो यहां पर जो K की वैल्यू हो गई वो हो गई 9 × 10⁹, और क्योंकि वो फिजिकली एक अलग चीज है, एक अलग बात को दर्शा रहा है, एक कांस्टेंट है, वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, वैक्यूम में रखा था ये सब, तो वो जो दर्शा रहा है उसको बताने के लिए इसकी यूनिट से सेम न्यूटन मत रख दो। वो क्या है, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की बात थी, और इस तरह से उन्होंने चार्जेस को और फोर्स को, इस लॉ को ट्रायल एंड एरर के माध्यम से बताया, और बताते ही हमने कहा एनसीईआरटी छाप दो, ठीक नहीं, मतलब वो तो ऑब्वियस ही बात है, टुक मतलब एवरीथिंग हैड अ सीक्वेंस, करिकुलम जो बना है, जो बनाया गया है, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हर फील्ड में थोड़ी कहीं ना कहीं मतलब रिक्वायर्ड है। तो कभी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी जिंदगी में इसका क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जिंदगी में इसका रिक्वायरमेंट उन बातों को समझने का है जहां पर आप जाके हो सकता है स्लाइटली ही सही कनेक्टेड हो। क्या फिजिक्स डॉक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं, इंजीनियर बनने के लिए जरूरी नहीं? मजाक कर रहे हैं आप? बिल्कुल जरूरी है, बट हो सकता है हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर बात नहीं। तो क्या छोड़ देंगे हम इसका साथ? कतई नहीं। रीजन बीइंग इट क्रिएट्स, इट डेवलप्स लॉजिक, it tells you, it pushes you to think in a better way, in a different way, ठीक है। मैं तुम्हें मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद भी लगे रहिए इस सब्जेक्ट के साथ, वो आपकी मर्जी है, यू आर गेटिंग दैट फीलिंग, वेल एंड गुड, इफ नॉट तब भी कोई नहीं। तो आज की बातों में आज का जो घर ले जाने वाला पॉइंट है, यानी टेक अवे पॉइंट्स। तो व्हाट आर द टेक अवे पॉइंट्स? ताबड़तोड़ तरीके से जल्दी से लिखते हैं। यहां पर टेक अवे पॉइंट्स कौन कौन से हैं? टेक अवे पॉइंट का मतलब क्या है, क्योंकि पहली बार ये लिख रहा हूं इसलिए बता देता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक अवे पॉइंट। टेक अवे पॉइंट्स का मतलब क्या है कि आप वो बातें जो एट द एंड आपको उस पूरे डिस्कशन से ग्रास्प करके रख लेनी थी, चाहे आप उन्हें मतलब सुन के बिठा लें, चाहे उनके मतलब उनको समझ के बिठा लें, बिकॉज अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ तो आएगा, बिकॉज मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बता दी हैं जो पिछले कई पुराने चैप्टर्स और आगे कुछ आने वाली बातों से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं मानता कि पहली बार में ही आप उसको ग्रास्प कर लें, इसलिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी दी, ताकि उन्हीं बातों पर चर्चा कल या मतलब जब इसका बारी आएगा 12th वाला, अल्टरनेट डालेंगे 11th 12th, जब उसकी बारी आए तब उस पॉइंट पर चर्चा करें, ठीक है। तो यहाँ पर टेक अवे पॉइंट क्या है? सबसे पहला, ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ध्यान से देखिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यही बेसिस बनेगा गॉस लॉ का, बाद में आएगा देखेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि ये सेंट्रल फोर्स है, यानी सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग लगता है, और यहां पर चार्जेस को साइन के साथ मत पुट करिए, टाइप ऑफ चार्जेस पर डिसाइड कर लीजिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, वो उसके बेसिस पर डिसाइड कर लीजिए, टाइप ऑफ चार्जेस के बेसिस पर, ठीक है। ये जो फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है, यानी यहां पर आपकी एनर्जी सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, इसलिए इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन डिफरेंट बॉडीज पर साइमल्टेनियसली एक्ट करती है। और उसके बाद ये मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट होती है। और मीडियम डिपेंडेंट होने के साथ साथ जो इसके पहले वाला पॉइंट था पांचवा, उसमें एक्शन रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा। अरे फोर्स नहीं तो सिस्टम में दो चीजें हैं, सिस्टम में दो हैं, M1 और M2 दो हैं। तो क्या दोनों के लिए बार बार बोलेंगे M1 M2 M1? अबे सिस्टम बोल, सीधा सिस्टम बोल के सेंटर ऑफ मास, एक जैसे ये पेन है, अब इस पेन के हर एक पार्टिकल से डील करने से बेटर है इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। थोड़ा दिक्कत होगा अभी क्योंकि ये क्या, पेन का जो मटेरियल थोड़ा स्लिपरी है, ये देख रहे हैं पेन, तो जिस पॉइंट पे इसको बैलेंसिंग किए हैं ये इसका सेंटर ऑफ मास है।
थोड़ा सा भी हल्का सा यहां सरका दें इधर गिर जाएगा, यहां सरका दें यहां गिर जाएगा, टार्क लग जाता है, कपल लग जाता है। ठीक है, कपल लगेगा नहीं सर, इसमें नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है दो बॉडीज अटैच हो, वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, छोड़ दीजिए। तो यहां पर अगर दो ऐसे पार्टिकल लगे होते ना तो उनका वेट लगता तो कपल लगाता, अभी भी, अभी का बात अलग है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोनों हिस्से अलग अलग होंगे ना, सेम भी हो सकते हैं, अलग बात है, इनके सेंटर से भी लगा होगा, फिर वो सब बोलना पड़ेगा, छोड़ो। तो यहां पर एक पॉइंट है जहां पर इसको रखा, अब यही सेंटर ऑफ मास है जिससे आप पूरे सिस्टम को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानकर और उस पॉइंट पर रखे हुए मास को मान के डील कर लो, आसान हो गया। दो बातें नहीं बोलनी पड़ी, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, तो कैसे बोलोगे? यानी उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर मतलब अगर क्योंकि ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स होगा 0 और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा 0, यानी वेलोसिटी की जो स्थिति थी वही रहेगी। अगर वो 0 तो 0, अगर वो कांस्टेंट यानी मतलब अगर वो मूव कर रहा था तो उसी वेलोसिटी से कांस्टेंट मूव करता रहेगा। ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर क्या? तो मतलब इतनी बातें हमने डिस्कस की, ये हैं आपके टेक अवे पॉइंट्स। और एक लास्ट पॉइंट और ले लेते हैं, भले दो सिंपल, कि दोनों पे लगने वाला फोर्स यानी F1 2 F2 1 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब एक से दूसरा, दूसरे पे पहला। सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो 1:1 आएगा भैया, उसमें क्या सोचना। और अगर यही बात करें एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्सेलरेशन का रेशियो यानी A1/A2 विल बी इक्वल टू M1/M2। क्या देख रहे थे? M2/M1, क्योंकि मास से है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स का रेशियो दोनों पे 1:1 आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मास का रेशियो M2/M1 यानी सॉरी जो एक्सेलरेशन का रेशियो है 1/2 विल बी M2/M1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन। तो कोई पूछे फोर्स का रेशियो, धड़ल्ले से बोल 1:1, दोनों पे सेम लगता है, चेंज नहीं। कभी कभी मन कहेगा कि चार्जेस एक का Q1 एक का Q2 है, अबे अलग होगा, कतई नहीं। समझ आई ये बात हमें? चल, तो यहीं तक रखेंगे हमारा डिस्कशन। थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। इस पेशेंस से हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी हर बार, कि हर दिन काम करने पे दिमाग उधेड़ बुन, एक्सपेक्टेशंस के बोझ, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस, अननेसेसरी थिंकिंग, अननेसेसरी इमेजिनेशंस, इमेजेस जो आपके आंखों के सामने मतलब अंदर ब्रेन में मतलब जो दिखेगा आपको, वो आपको बर्डन करेंगी। डोंट वरी अबाउट द एंड रिजल्ट, उसके बारे में चिंता करेंगे तो हर दिन परेशान हो जाएंगे, तो उसके बारे में चिंता मत करिए। उसके बारे में क्या स्टेप्स लेने हैं आज से लेके तब तक पहुंचने के लिए, उस पर फोकस करिए। क्योंकि जब आप उससे अटैच रहेंगे, उसके मतलब उस काम में लगे रहेंगे, उस स्टेप को लेने में लगे रहेंगे, उसको और अच्छा बनाने में, उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रिसीजन को बढ़ाने में लगे रहेंगे, तो डेफिनेट है कि आप उस चिंता को भूल जाएंगे, और फिर जब वो दिन आएगा तो आप फोड़ देंगे। इसी के साथ एट द एंड whatever you are thinking to take in the form of a new decision, or you have taken a decision and you are thinking कि इसको ले जाएं कि ना ले जाएं, कोई बात नहीं, इंसान है, हर फैसला सही हो या गलत नहीं पता, लेने के बाद उसका साथ देना जरूरी होता है। दैट इज व्हाट वी कैन डू। सो विद दैट, once you have taken a decision, take it to the end.